नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पावरिंग इंडियन यूथ इस चैनल पे। और ये पार्लियामेंट का 8 लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर पार्लियामेंट पे लिए वाले हैं। और आप नए हैं तो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एक लाइक कर सकते हो। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और जो पहले वाले जो 7 लेक्चर है वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन द Parliament. The legislative procedure is identical in both the houses of Parliament. Every bill has to pass through the same stages in each houses. A bill is a proposal for legislation and it becomes an act or law when duly enacted. तो पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है कि देश के लिए कायदे कानून बनाना। और जो दोनों हाउसेस है, राज्यसभा यानी और लोकसभा, जो दोनों हाउसेस लॉ बना सकते हैं। और दोनों हाउसेस की प्रोसीजर क्या है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। कुछ स्पेशल पावर्स है लोकसभा को, मनी बिल के बारे में वो आगे देखेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 99% से भी ज़्यादा क्या है, ऑलमोस्ट प्रोसीजर जो है दोनों हाउसेस में सेम है। जो बिल होते पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए वाले होते हैं वो 4 प्रकार के बिल होते हैं। और कौन से बिल होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो द बिल्स इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। जो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो 4 कैटेगरीज से होते हैं। कौन से होते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स विच आर कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल बिल्स। तो पहला होता है ऑर्डिनरी बिल होता है। और वो क्या होता है? विच आर कंसर्न विथ एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल मैटर्स। ये ऑर्डिनरी बिल पहला हो गया। दूसरा बिल क्या होता है? मनी बिल। मनी बिल का डेफिनेशन हम डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मनी बिल, ठीक है, एग्जाम के लिए। मनी बिल विच आर कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। और थर्ड होता है फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स आर आल्सो कंसर्न विथ फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल। तो ये फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस है, वो भी हम देखेंगे आगे। और जो फोर्थ बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है वो हम इस चैप्टर में नहीं देखेंगे, एक सेपरेट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरह अमेंडमेंट किए जाते हैं, किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, वो सब डिटेल में देखेंगे। तो आज इस चैप्टर में पार्लियामेंट में हम तीनों ही बिल देखेंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है बहुत ही बड़ा चैप्टर है, डिटेल में उसे हम उसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है मैं नटशेल में बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविज़न हो उसमें अमेंडमेंट की जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट भी वेरियस टाइप्स के हैं। जो मेन अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 से की जाती है, और अन्य प्रोविजन से भी ऑर्डिनरी जो बिल की तहत भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की जाती है। तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेंगे तभी उसी चैप्टर में हमें डिस्कस करेंगे। तो ये 4 बिल तो हमने देख लिए, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल, जो बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो पब्लिक बिल होता है, दूसरा जो होता है प्राइवेट बिल होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल में क्या डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं हम प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल। पब्लिक बिल देखते हैं। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर। और प्राइवेट बिल क्या होता है? इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन अ मिनिस्टर। तो पहला डिफरेंस क्या है? जो पब्लिक बिल होता है उसे कौन इंट्रोड्यूस करता है? मिनिस्टर करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से कोई भी मिनिस्टर एक इंट्रोड्यूस करता है, जो पब्लिक बिल होता है। और जो प्राइवेट बिल होता है उसे जो मिनिस्टर छोड़ के कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। जनरली कौन इंट्रोड्यूस करता है? जो प्राइवेट बिल होता है जनरली जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी, यानी प्राइवेट मेंबर यानी कि मिनिस्टर छोड़ के जो एमपी बचते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो मेंबर। प्राइवेट मेंबर की यानी कि देश का कोई सिटीजन नागरिक इंट्रोड्यूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारे देश में, दूसरे देश में हो सकता है, अलग अलग पार्लियामेंट्री टाइप सिस्टम है, उसमें कोई इंट्रोड्यूस भी कर सकता है नागरिक भी देश का। लेकिन हमारे देश में जो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जो मिनिस्टर छोड़ के जो भी मेंबर होते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो चाहे
अपोजिशन पार्टी की हो। जो भी इंट्रोड्यूस करता है कोई एमपी जो मिनिस्टर नहीं होता है उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। जैसे कि आप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, अगर एनडीए की सरकार में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसे छोड़ के कोई बीजेपी का या एनडीए का जो अलायंस है उसमें से भी कोई एमपी एक आध बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में तो उसे भी कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। या दूसरे कोई पार्टी है जैसे कि एनसीपी है या शिवसेना है या तृणमूल कांग्रेस है, जो इसमें से या कांग्रेस है, इसमें से कोई भी एमपी अगर अभी करंट पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करता है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भी इंट्रोड्यूस कर, तो प्राइवेट मेंबर बिल दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जो एमपी है। तो आपको ये प्राइवेट मेंबर बिल का पहला पॉइंट समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं आगे वाले पॉइंट, ठीक। सेकंड, इट रिफ्लेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी। जो पब्लिक बिल जो होता है कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, और इससे क्या समझ में आता है कि इससे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, गवर्नमेंट की इंक्लिनेशन क्या है, गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही है लोगों के सिटीजन के वेलफेयर के लिए, इससे उनका गवर्नमेंट का क्या स्टांस समझ में आता है। और प्राइवेट मेंबर बिल देखते हैं, इट रिफ्लेक्ट द स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी इन पब्लिक मैटर। और ये प्राइवेट मेंबर जब बिल इंट्रोड्यूस करता है इससे तो गवर्नमेंट की लकुने समझ में आते हैं, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे लॉ बनाने में असमर्थ है, और प्राइवेट मेंबर उसके ऊपर जब बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो समझ में आता है जो अपोजिशन पार्टी का स्टैंड क्या है। जनरली जो प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इंट्रोड्यूस करती है। और आगे वाला थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, यहाँ पे पार्लियामेंट लिखे वाला नहीं है लेकिन पार्लियामेंट है। इट हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पब्लिक बिल जो है इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, मिनिस्टर करता है, और मिनिस्टर जो होता है वो रूलिंग पार्टी से होता है। रूलिंग पार्टी जो होती है जिनकी लोकसभा में तो मेजॉरिटी होती है, राज्यसभा में भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जब पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय मिनिस्टर तो उसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर चांसेस होते हैं पास होने के। आप देखते हैं प्राइवेट मेंबर, इट हैज़ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जब प्राइवेट मेंबर बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है, जनरली अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं एमपी, तो उनके चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी नहीं होती, इसलिए जो प्राइवेट मेंबर बिल अप्रूव होने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते। फोर्थ देखते हैं, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट टू एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। यहाँ पे आगे वाला लिखे वाला प्रिंट आउट नहीं आया है, प्रिंट आउट मिस हुआ है, ठीक है, तो मैं आगे वाला बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ वांट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एंड मे लीड टू इट्स रेजिग्नेशन। अगर जो पब्लिक बिल मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है और उसका हाउस रिजेक्ट करता है, यानी कि लोकसभा में पास नहीं होता है, राज्यसभा में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, राज्यसभा में अगर बिल रिजेक्ट हुआ तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो अगर मिनिस्टर लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करता है और वो रिजेक्ट होता है तो इससे क्या समझ में आता है कि जो रूलिंग पार्टी है उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, एमपी का रूलिंग पार्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, समझ में आता है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझ में आता है जो एमपीज का रूलिंग पार्टी के ऊपर। और इट्स प्राइवेट मेंबर बिल भी देखते हैं, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट और इट्स रेजिग्नेशन। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल रिजेक्ट हो गया, चाहे राज्यसभा में रिजेक्ट हो या लोकसभा में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर होते हैं पहले ही वो मेजॉरिटी में होते हैं क्या, नहीं होते, इसलिए वो अपोजिशन पार्टी में होते। आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 डेज नोटिस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो मिसिंग है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर 7 डेज नोटिस। जो पब्लिक बिल होता है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए जो मिनिस्टर होता है, जो भी कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई भी इंट्रोड्यूस करता है तो 7 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। और जो प्राइवेट बिल होता है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्स 1 मंथ्स नोटिस, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। आई रिपीट, जो पब्लिक बिल होता है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो उससे बोलना पड़ता है। और जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है।
आप देखते पब्लिक बिल, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद लॉ डिपार्टमेंट। जो पब्लिक बिल होता है तो कौन ड्राफ्ट करता है, तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। चाहे किसी भी इशू पे अगर बिल बना रहा है गवर्नमेंट, तो वो जो डिपार्टमेंट है, समझो एजुकेशन पे बिल बन रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कौन सा भी, तो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री होती है वो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है वो ड्राफ्ट करता है इन कंसल्टेशन विद किसके, कंसल्टेशन से लॉ डिपार्टमेंट है उसके सहायता से, ठीक है। और जो प्राइवेट मेंबर का बिल होता है वो कौन ड्राफ्ट करता है, इट्स ड्राफ्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर कंसर्न्ड। जो प्राइवेट मेंबर का बिल ड्राफ्ट करने का, बनाने का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्राइवेट मेंबर की होती है, ठीक है। तो ये हमने पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल देख लिया, तो आपको समझ में आया होगा पब्लिक बिल क्या होता है, प्राइवेट बिल क्या होता है। तो अब आगे देखते हैं, जो हमने 4 बिल देखे उसमें से हम 3 बिल देखेंगे, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल और मनी बिल, ठीक है, ये देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है हम अलग से सेपरेट में देखेंगे। तो हमने देख लिया कितने टाइप के बिल होते हैं, 4 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन सेपरेट प्रोसीजर फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ बिल्स। द प्रोसीजर विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल आर एक्सप्लेन्ड हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों बिल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आगे देखेंगे, ठीक है, आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो ऑर्डिनरी बिल पास करने का, मनी बिल पास करने का और फाइनेंस बिल पास करने के जो प्रोसीजर्स है वो इस्टेब्लिश किए वाले हैं, लिखे वाले कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सेपरेट है। तो हम 1 बाय 1 एक बिल क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम क्या देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। हम पहले देखते हैं ऑर्डिनरी bill. Every ordinary bill has to pass through the following 5 stages in the parliament before it finds a place on the statute books, ठीक है। कुछ यहाँ पे लिखे वाला नहीं है, तो आप क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं आने वाला है, ठीक है, कुछ वर्ड्स मिसिंग है। तो एवरी ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस इन द पार्लियामेंट बिफोर इट फाइंड्स प्लेस ऑन अ स्टेट्यूट बुक। कोई भी बिल लॉ बनने से पहले उसे 5 स्टेजेस में पास करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सच ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। द मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज़ टू आस्क द लीव ऑफ द हाउस। व्हेन द हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, द मोर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस्ड इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट जो रीडिंग होती है वो मुझे ऑर्डिनरी बिल कौन इशू कर सकता है, पहले समझो कि ऑर्डिनरी बिल गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकती है और प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। हमने पहले देखा पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, ठीक है। प्राइवेट बिल यानी कि जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है, पब्लिक बिल यानी कि गवर्नमेंट जो बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो जो ऑर्डिनरी बिल है कोई भी इंट्रोड्यूस करता है, प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस करता है। और जो प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करता है तो लीव लेता है हाउस का और लीव लेके इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसी तरह फर्स्ट रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग हो जाने के बाद सेकंड रीडिंग होते। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जनरल बट आल्सो द डिटेल्ड स्क्रूटिनी एंड assumes इट्स फाइनल शेप। Hence, it forms the most important stage in the enactment of a bill. In fact, this stage involves 3 more sub-stages, namely stage of general discussion, और जो next क्या होता है, second committee stage और third consideration stage। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्डिनरी बिल पास करने में स्टेज होती है वो कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है। और उसमें 3 सब स्टेज होते हैं, स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज। ये 3 स्टेजेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, ठीक है। आप वो देख सकते हो, थोड़ा बहुत लक्ष्मीकांत देखोगे भी तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमारा जो सेशन है पहले वो बहुत बड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट की 7-8 लेक्चर बन चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारा हमें कंप्लीट करना है सिलेबस। तो आप एक बार लक्ष्मीकांत में थोड़ा बहुत रीड कर सकते हो और ये साथ साथ वीडियो देखो। अगर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने बहुत लक्ष्मीकांत अच्छी तरह से पढ़ी, बहुत मतलब मैं 10-15 बार लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छा खासा नॉलेज है और मेरा
एमए भी हो गया है पॉलिटिकल साइंस में, सेट नेट भी है, इसलिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। और मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये ऑप्शनल भी था यूपीएससी में, तो इसलिए अच्छा मुझे नॉलेज है। और ये मुझे लगता है कि मेरे जो नॉलेज का आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। हमने देखा सेकंड रीडिंग तक, उसके बाद क्या होता है, थर्ड रीडिंग होता है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, एट दिस स्टेज द डिबेट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द bill as a whole and no amendments are allowed as the general principles underlying the bill have already been scrutinized during the stage of second reading. If the majority of members present and voting accept the bill is regarded as passed by the House. Thereafter, the bill is authenticated by the presiding officer of the House and transmitted to the second House for the consideration and approval. A bill is deemed to have been passed by the Parliament only when both the Houses have agreed to it, either or विदाउट अमेंडमेंट्स। तो जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में क्या ज़्यादा डिस्कशन वगैरह नहीं होता है, तो उसमें क्या कंसिडर करता है, आइदर हाउस एक्सेप्ट द बिल और रिजेक्ट्स द बिल। अगर हाउस एक्सेप्ट करता है तो बिल को क्या करता है, अप्रूव करता है, तो उसे नेक्स्ट हाउस में क्या करते हैं, भेजते हैं। नेक्स्ट हाउस यानी कि जैसे कि लोकसभा में बिल ओरिजिनेट होता है तो उसे राज्यसभा में भेजते हैं, और राज्यसभा में बिल ओरिजिनेट हुआ होता है तो उसे लोकसभा में भेजते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हाउस में जब बिल जाता है उसी सेम प्रकार जो फर्स्ट हाउस में प्रोसीजर फॉलो होती है उसी तरह सेम प्रोसीजर नेक्स्ट हाउस में भी फॉलो होती है। तो नटशेल में सेकंड हाउस में जो बिल जाता है तब क्या प्रोसीजर फॉलो होती है वो देखते हैं। फोर्थ, बिल इन द सेकंड हाउस। इन द सेकंड हाउस आल्सो द बिल पासेस थ्रू ऑल थ्री स्टेजेस, दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस। तो जो फर्स्ट हाउस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होती है, उसी तरह जो सेकंड हाउस में जब बिल जाता है उसी तरह सेम प्रोसीजर फॉलो होती है। और क्या क्या स्टांस ले सकता है सेकंड हाउस बिल के ऊपर देखते हैं, ठीक है। और उसके पास कितने अल्टरनेटिव्स होते हैं, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स बिफोर दिस हाउस। तो सेकंड हाउस के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, कौन से होते हैं वो देखते हैं। इट में पास द बिल एज सेंड बाय द फर्स्ट हाउस विदाउट अमेंडमेंट्स। पहला स्टांस क्या कर सकता है, जो सेकंड हाउस है तो जिस तरह बिल फर्स्ट हाउस ने भेजा है उसी तरह सेम तरीके से ना अमेंडमेंट किए हुए पास कर सकता है। पहला स्टांस एज इट इज़ बिल को पास करना। दूसरा स्टांस क्या हो सकता है, इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकन्सिडरेशन। तो दूसरे स्टांस में क्या कर सकते हो, इट में पास बिल विद अमेंडमेंट्स, कुछ उसमें सुझाव दे सकते हैं वो, ठीक है, अमेंडमेंट करके, और वो अमेंडमेंट कंसीडर करने को बोलते हैं किसे, फर्स्ट हाउस को भेजते हैं, ठीक है। ये हमें लगता है कि इसमें अमेंडमेंट्स करनी चाहिए, सुधारना करनी चाहिए, और आप इसे कंसीडर कीजिएगा, ऐसा सेकंड हाउस बोल के बिल फर्स्ट हाउस को रिटर्न करता है। जो भी ओरिजिनेटिंग हाउस है उससे बिल ओरिजिनेट होता है उसे। थर्ड देखते, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर। थर्ड स्टांस क्या होता है, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टांस क्या हो सकता है, फर्स्ट वो बिल को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरा वो एक्सेप्ट कर, उन्हें क्या लगता है कुछ सुधार करनी है, कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, तो अमेंडमेंट के साथ सेकंड हाउस को, फर्स्ट हाउस को जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वहाँ भेजते हैं। और थर्ड स्टांस क्या हो सकता है, इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, तो वो बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ क्या होता है, इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप बिल पेंडिंग, तो उसके ऊपर कोई एक्शन ना ले और वो बिल को ऐसे ही पेंडिंग रहने दे। अब देखते हैं अगर पेंडिंग रहता है तो क्या होते हैं। इफ़ द सेकंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट और द फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट द अमेंडमेंट्स सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस, द बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड द सेम इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। अगर सेकंड हाउस ने जो जिस तरह पहला हाउस ने बिल भेजा है उसे एक्सेप्ट किया तो बिल क्या होता है, पास होता है, इसे कंसिडर किया जाता है और प्रेसिडेंट को एसेंट लेने के लिए, ठीक है, एसेंट यानी प्रेसिडेंट की सहमति यानी सिग्नेचर लेने के लिए भेजा जाता है। ये हो सकता है। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि सेकंड हाउस ने जो सजेशन बताए हैं, अमेंडमेंट बताए हैं, वो फर्स्ट हाउस एक्सेप्ट करता है तो वो भी इसी यहाँ पे भी बिल को पास हुआ ऐसा कंसिडर किया जाता है और प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में बिल को पास किए वाला है, दोनों हाउसेस ने कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऑन द अदर हैंड इफ द फर्स्ट हाउस रिजेक्ट्स द अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय द सेकंड हाउस और द सेकंड हाउस rejects the bill altogether or the second house does not take an action for 6 months, a deadlock is deemed to have been taken place। तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो
जो फर्स्ट हाउस से बिल ओरिजिनेट होता है और सेकंड हाउस में जाता है और सेकंड हाउस कुछ सजेशन बताता है, अमेंडमेंट बताता है, ठीक है, बिल में चेंजेस करने के लिए, और जो फर्स्ट ओरिजिनेटिंग हाउस है उसे रिजेक्ट करता है, तो वहाँ पे डेडलॉक होता है। फर्स्ट यहाँ पे डेडलॉक होता है। दूसरा क्या होता है कि फर्स्ट हाउस से ओरिजिनेट हुआ और दूसरे हाउस में बिल गया, लेकिन दूसरे हाउस ने उसे क्या किया, रिजेक्ट किया ऑल टुगेदर, तो वहाँ पे भी क्या होता है, डेडलॉक हो जाता है 6 महीने के बाद। मतलब ऑल टुगेदर रिजेक्ट किया तो भी डेडलॉक होता है, ठीक है, 6 महीने का कंसिडर नहीं होता, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, जो सेकंड हाउस है डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 मंथ्स, तो सेकंड हाउस में बिल गया लेकिन वो देखे ही नहीं, बिल के ऊपर ध्यान भी नहीं दे 6 मंथ, तो यहाँ पे डेडलॉक होता है। तो 3 कंडीशन में डेडलॉक होता है। कौन से, अगर बिल के ऊपर सेकंड हाउस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, 6 मंथ तक डेडलॉक हो गया। दूसरा, रिजेक्ट कर दिया बिल को तो डेडलॉक हो गया। और जो सेकंड हाउस ने जो अमेंडमेंट बताई हुई है फर्स्ट हाउस को सजेशंस दिए वाले, वो एक्सेप्ट नहीं किया फर्स्ट हाउस ने, तो भी डेडलॉक हुआ है। उस 3 कंडीशन में क्या होता है, डेडलॉक होता है बिल के ऊपर। अब नेक्स्ट देखते हैं, टू रिजॉल्व सच अ डेडलॉक द प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अगर ये 3 कंडीशन में क्या होता है, डेडलॉक होता है। डेडलॉक मैंने बताया किन 3 कंडीशन में होता है। तो डेडलॉक हो गया तो क्या करता है, प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है, ठीक है। और ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। दूसरे बिल के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब मैं बता सकता हूँ लेकिन तभी देखेंगे, आप नहीं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए जब डेडलॉक होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता है। और जॉइंट सिटिंग बुलाने के बाद जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट है वो अगर वो पास करते हैं तो वो बिल को कंसिडर करते हैं कि वो बिल पास हो गया। तो जॉइंट सिटिंग हमने देख लिया है, डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। और आगे भी देखेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि अभी जॉइंट सिटिंग के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन होगा कि कौन प्रिसाइड करता है, किस तरह प्रोसीजर फॉलो की जाती है जॉइंट सिटिंग के बारे में, ठीक है। तो आगे देखते हैं 5th स्टेज और लास्ट स्टेज, ठीक है, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आप दोनों हाउसेज जब पास करते हैं तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए बिल को भेजा जाता है। एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आइदर सिंगली और एट अ जॉइंट सिटिंग इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। देयर आर 3 अल्टरनेटिव्स बिफोर द प्रेसिडेंट। तो कोई भी बिल हो तो जब 2 हाउसेस पास करते हैं तो प्रेसिडेंट का असेंट लेने के लिए उसे भेजा जाता है। और तब प्रेसिडेंट के पास कितने अल्टरनेटिव्स रहते हैं, 3 अल्टरनेटिव्स रहते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, तो फर्स्ट क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बिल को अपना असेंट दे देता है। फर्स्ट, ही मे गिव हिज असेंट टू द बिल, तो असेंट दे देता है, ठीक है, अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर करता है। दूसरा क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, ही मे विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, तो असेंट विथहोल्ड कर सकता है प्रेसिडेंट। और थर्ड क्या हो सकता है, ही मे रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द हाउसेस, तो ये रिटर्न कर सकता है बिल को हाउस को रिकन्सिडर करने के लिए। तो क्या क्या कर सकता है, बिल को असेंट दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है असेंट, और बिल को रिटर्न कर सकता है। अब क्या करने से क्या होता है देखते हैं। इफ द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू द बिल बिकम्स एन एक्ट एंड इज प्लेस्ड ऑन द स्टैट्यूट बुक। इफ द प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम्स एन एक्ट। अगर प्रेसिडेंट ने उसके सिग्नेचर कर दिए उसके बिल के ऊपर, यानी कि उसके असेंट दे दिए, ठीक है, असेंट ये वर्ड यूज़ किया गया वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, लीगल लैंग्वेज में, तो हम असेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि एग्जाम में आपको सिग्नेचर वगैरह ऐसा दिखाई नहीं देगा, असेंट ही दिखाई देगा, ठीक है। तो असेंट ही हम वर्ड यूज़ करेंगे। जब प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देता है बिल को, तो बिल क्या होता है, पास होता है, और उसे स्टैट्यूट बुक में क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। और जब प्रेसिडेंट अपना असेंट क्या करता है, विथहोल्ड करता है अपना असेंट, ठीक है, विथहोल्ड करता है प्रेसिडेंट अपना असेंट बिल के ऊपर, तो इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम्स एन एक्ट। और आगे देखते हैं आप क्या नेक्स्ट देखते हैं। इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड इफ इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस अगेन with or without amendments and presented to the president for his assent, the president must give his assent to the bill. Thus the president enjoys only suspensive veto. तो प्रेसिडेंट के पास वेरियस टाइप्स के वेटो है, सस्पेंसिव वेटो, पॉकेट वेटो, ठीक है। तो ये वेटो जो है हम प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, नहीं तो हम डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को जब बिल भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट असेंट देता है अपना, तो बिल बन जाता है और स्टैट्यूट में उसे रख दिया जाता है। और जब रिजेक्ट करता है प्रेसिडेंट तो
बिल वो लॉ नहीं बनता। और थर्ड कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट एक बार रिटर्न करता है, ठीक है, रिकन्सिडर करने के लिए हाउसेस को, और हाउसेस जब उसे रिकन्सिडर करते हैं, प्रेसिडेंट ने कुछ अमेंडमेंट सुझाव किए तो वो अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, या कुछ नए अमेंडमेंट्स करके हाउस भेजता है प्रेसिडेंट को, या जैसे क्या वैसे ही पहले प्रेसिडेंट ने भेजा था वैसे ही बिल अगर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के लिए क्या हो गया, कंपलसरी होता है प्रेसिडेंट को असेंट देना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट आप सेकंड बार जब हाउस बिल को भेजता है तो प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, इट बिकम्स कंपलसरी टू द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ओके। तो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है कौन सा वेटो है प्रेसिडेंट को, सस्पेंसिव वेटो है, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।